स्टार्ट। चलिए बेटा, अब यहाँ ध्यान दीजिए सारे के सारे, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपका होता है दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। इसे हिंदी में कहते हैं विमीय सूत्र। तो डायमेंशन मैंने आपको जब फंडामेंटल यूनिट से लिखाई थी, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया था मास की डायमेंशन होती है कैपिटल M, इसी प्रकार के लेंथ की डायमेंशन होती है L, है ना, इसी प्रकार डायमेंशन होती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, लिखो उसे, लिखिए सारे के सारे, लिखो। डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन, डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ड्राइव, डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है, ऑफ ड्राइव एनी क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ड्राइव एनी क्वांटिटी in terms of suitable power of fundamental quantity, in terms of suitable power of fundamental quantity। dimensional formula is an expression of drive क्या आएगा, any quantity in terms of suitable power of fundamental quantity। यानी कि विमेय सूत्र वह सूत्र होता है जिसमें कि किसी राशि को प्राप्त करने के लिए मूल राशियों पर घातें लगाई जाती है। यानी कि फंडामेंटल जो आपकी यूनिट्स होगी उनकी डायमेंशन पे जब हम लोग क्या करेंगे, घात लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, क्यूब लगाएंगे, तो उससे जो मिलेगा दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, अब समझो होता क्या है। तुमसे इसकी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा डायमेंशनल फार्मूला होता क्या है इसका। तो एग्जांपल इजी से हम शुरू करेंगे। मैं आपको लिखाऊंगा करीबन 7 से 8 दिखाता हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए बिल्कुल। इनसे आप लोग और डायमेंशन को जनरेट करेंगे। तो स्टार्ट करो, इजी से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लिखो वॉल्यूम, यानी कि आयतन। और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है मास अपॉन क्या होता है, सॉरी बिल्कुल, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू वेट इंटू हाइट। लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई। इसके डायमेंशन भी लंबाई को भी एल में नापते हैं, विड्थ को भी एल में नापते हैं, और हाइट या डेप्थ को भी एल में नापते हैं। इसके डायमेंशन हो जाएगी एल की घात 3। लिखो पहली डायमेंशन, ये समझाने के लिए कि ऐसे आपको आगे चलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो, मैंने आपका एक्सप्रेशन क्या लिखा है आपका, इसका डायमेंशनल फार्मूला। जैसे आप लोग बोलोगे कि वॉल्यूम या आयतन का डायमेंशनल फार्मूला एल की घात 3 है ना। अब डेफिनेशन पे आओ। डायमेंशनल फार्मूला इज एन एक्सप्रेशन ऑफ क्या आएगा, ड्राइव एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ टेबल पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। हमने फंडामेंटल क्वांटिटी एल पे घाते लगाकर, ठीक है जी, पावर्स लगाकर एक नए डायमेंशनल फार्मूले को अचीव कर लिया। यही तो मैंने लिखवाया आपको। चलिए आगे बढ़िए, अगला लिखो नंबर 2 जो पूछेगा आपसे। अब लिखो वेलोसिटी, यानी कि वेग। और वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एनटी है, ठीक है बेटा, MENT, ई भी है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को नापते हैं, लंबाई है L, टाइम को नापते हैं T, तो यहाँ से आ जाएगा LT माइनस 1। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए क्यों आया, इसकी पावर T की पावर कितनी है यहाँ पे 1, और 1 क्योंकि अपॉन में है तो जब ये ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा, -1 में। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई चीज़ अपॉन में है और ऊपर जाती है तो पाइरो किस में आती है, माइनस में आती है, LT -1। ठीक है, चलिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ थोड़ा सा आपको वैसे ही बताता हूँ मैं। अच्छा आप लोग मुझे बताना, स्पीड भी एक फार्मूला होता है। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप में से कोई बताना चाहेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन इसे हिंदी में कहते हैं, और डिस्टेंस होता है चली गई दूरी। तो दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? वेरी गुड, बताओ। वेरी गुड, बढ़िया बताया है ना, बहुत बढ़िया, बैठो, बहुत अच्छा बताया इन्होंने, है कि नहीं है। हालांकि थोड़ा मैं और इम्प्रूव कर देता हूँ उनके उसको। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है पाथ कवर्ड, जितना भी हमने पाथ कवर किया दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस।
और डिस्प्लेसमेंट बराबर पहले और लास्ट पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इस दरवाजे से बाहर निकला, घूम के दरवाजे से आ गया और यहीं पे वापस खड़ा हो गया, तो डिस्टेंस मेरी कितनी है? पाथ कवर कर लो, नाप लो पूरा पाथ। और डिस्प्लेसमेंट पहला पॉइंट भी है, दूसरा पॉइंट भी है, 0। थोड़ा सोचो, ऐसे ही दे रहा हूँ मैं तुम्हें एक सर्किल है, ये क्वेश्चन है, सोच के रखना है इसे। अभी हम ये चलाएंगे, जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद इसमें आना। मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ ऐसी। एक ये हाफ सर्किल है, ठीक है बेटा। जैसे कि हमको पता है सर्किल की रेडियस कितनी होती है? स्मॉल r, ठीक है। तो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट A से चला और B पर वापस पहुंच गया, आपको बताना है, सोच के बताना, बिल्कुल अभी नहीं, ये बाद में, ठीक है। करके रखना, मैं तब पूछूंगा आपसे कि A से B तक जाने में डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्पीड का भी सेम ही होगा, क्योंकि आप लोग डिस्टेंस को भी जो नापेंगे वो L में ही नापते हैं। आगे बढ़ो। अगला आ जाओ आपका मोमेंटम। इसे बोलते हैं हिंदी में संवेग, और मोमेंटम को दिखाते हैं हम लोग P से, और P इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। द्रव्यमान गुणा गया वेग बराबर संवेग, ठीक है बेटा। तो यहाँ से मान रखें, डायमेंशन निकालनी है हमें। मास को दिखाते हैं m से, और v की अभी अभी हमने निकाली LT-1, लिखो। तो ये हो जाएगा यहाँ से p की डायमेंशन इक्वल टू mLT-1, लिखो जी। पूछता है, आनी चाहिए। मोमेंटम लिखिए, ठीक है। अभी तो निकाली v की डायमेंशन। अगला आ जाओ चौथे में, उसका था एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। डायमेंशन निकालनी है, यहीं से निकालनी है तुम्हें, देखो, ठीक है। आसान है, निकाल लोगे ना मन। देखो अभी अभी v की अभी हमने निकाली, देखो लिखिए v की मैंने LT-1, तो ये v की हो गई, और अपॉन में टाइम है तो नीचे t आ जाएगा, ठीक है बेटा। बड़े ब्रैकेट में रखना, इसे हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, LT-2। ऐसा होता है ना एक्चुअली, LT-1 और -1 ऐसे आ जाएगा, ऐसे तो बनेगा। एक -1 आया, एक और -1 आया, देखो -1 नीचे से ऊपर जाएगा तो ऐसा बनेगा। और हम लोग को ये पता होना चाहिए, वैसे आता होगा आप लोग को, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। अगर सेम साइन है तो हमेशा जुड़ेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो 1 और 1 2 हो गया, अब बड़ी जो संख्या होती है उसका साइन आता है, तो दोनों बराबर है, किसी का साइन भी लगा दो, तो -2। ये होपफुली आपको आता हो सभी को। आगे बढ़े। एक्सेलरेशन क्लियर। अगला हो फोर्स। ये सारे याद होने चाहिए आपको, मैं अगली क्लास में पूछूंगा आपसे सारे, ठीक है। फोर्स, क्योंकि ये आएंगे तभी अगला बनेगा। फोर्स F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन यहाँ से निकाल लो, F बराबर मास हो गया m, एक्सेलरेशन वो लिखा है मैंने नीचे LT-2। देखिए mLT-2। अगला हो वर्क। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बल गुणा गया विस्थापन, तो दोनों मान रखेंगे हम लोग। ऊपर लिखा है mLT-2, और वर्क की आपसे पूछी आती है डायमेंशन है, वर्क और फोर्स की। और ये आ गया आपका L, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, लंबाई। तो W इज इक्वल टू आ जाएगा mL2T-2। देखो साहब, ठीक है। अगला हो इम्पोर्टेंट, एनर्जी। किसी को आती है एनर्जी की डायमेंशन? मतलब पढ़ी होगी आपने शायद इससे पहले कहीं। डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की विमा आती है?
हाँ वेरी गुड, बढ़िया। क्या नाम है तो? पल्लवी, वेरी गुड पल्लवी, बिल्कुल सही बोला इन्होंने। इन्होंने बोला Ml2T-2, यानी कि इन्होंने बोला जो वर्क की होती है वही एनर्जी की भी होती है। बिल्कुल सही। आप लोगों के सिलेबस में आगे आने वाला है वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा एक, यानी कि वर्क कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, कार्य को ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। तो एनर्जी की डायमेंशन वही है जो किसकी होती है? वर्क की। और अभी अभी हमने लिख चुके हैं दैट इज Ml2T-2। लिखिए सेम। इतना क्लियर? आगे बढ़ो। अब तुम मुझे बताओगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, जिसको आता है हाथ ऊपर करना। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ये दिखाई दे रही है तुम्हें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डायमेंशन। थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, तो सोचो। मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, और बताओ, मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिमाग लगाना है, इसमें कुछ नहीं है। मैथ्स नहीं लगानी, दिमाग लगाना है। हाथ ऊपर, बोलना नहीं, हाथ ऊपर। जिसको आता है हाथ ऊपर। हाँ बताओ जोर से बेटा। NPN, ये क्या हुआ? नहीं 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 होती। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ भाई पल्लवी सोच। हाँ तो ठीक तो बोल रही है, दिमाग अच्छा है, बोला कर, अच्छा बोला, बैठ, बढ़िया। देखो पल्लवी ने पकड़ लिया वो चीज़। उसने क्या बोला? जो एनर्जी की होगी वही तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की होगी। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी ही तो है वो भी, तो इसी का तो हिस्सा है। मैं बोलूँ तुम्हें सोलर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी ही तो है। पूछता है ये क्वेश्चन तुमसे एक नंबर पे कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी बताओ, सेम कोई भी एनर्जी हो, समझ रहे हो ना? तो बस पकड़ने वाली चीज़ थी आपकी। चलिए आगे बढ़िए। अब अगला हो पावर। रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, यानी कि वर्क डन अपॉन टाइम। रखो मान, वर्क की डे है Ml2T-2, ये होगी वर्क की, और टाइम की हो गई T। तो ये T ऊपर जाएगा, है ना? ठीक है, तो ये आ जाएगा लिखिए Ml2T-3। देखो माइनस ये 1 है ना, ऊपर गया तो -1, तो -2 -1, तो दोनों जुड़ गए, -3। पूछता है इंपॉर्टेंट, एक आपसे पूछता है कई बार, पीछे दिखाई दे रहा है तुम्हें? दिख रहा है बेटा? ये तो इधर बैठ जाओ, नहीं दिख रहा तो। अगर दिखाई नहीं दे रहा, दिक्कत हो रही है, तो यहाँ बैठ सकते हैं हम लोग पास में। चलो 8 लिखो, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी है इज इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। आप लोग निकाल लोगे इसे, मास बटे वॉल्यूम। बिल्कुल सही, मास की होती है m और वॉल्यूम है, अभी अभी मैंने निकाल के दिखाया L3, तो ये आ जाएगा Ml-3। लिखिए साहब, पूछ सकता है बेटा। और अब फिर से आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा इसमें। एंगल की बताओ मुझे, एंगल, या एंगल ही लिखो, चलो थीटा भी। डायमेंशन ऑफ एंगल, हाथ ऊपर, सिर्फ मौका दो औरों को सोचने दो। एंगल की डायमेंशन क्या होगी? कोण, कोण, कोण की भी मैं बताओ। 2 बच्चों को आता है और मैं सोच रहा हूँ, पहले आप लोग बताओ, फिर इनको मौका दूंगा। सोचो, फिर दिमाग लगाना है। हाथ ऊपर करो, बोलना नहीं, हाथ ऊपर करो। जिसको आता है हाथ ऊपर करो। तुम बताओ इस बार। हाँ ठीक बोला, क्या नाम है? बिल्कुल, बैठो, उसको भी आता ही होगा ऑब्वियस। तुम्हें मैंने उसमें लिखवाया था डायमेंशन लेस सप्लीमेंट्री यूनिट है एंगल। ध्यान है, डायमेंशन लेस, इसलिए भी डायमेंशन लेस है। इसका मान होता है, चाहे निकाल भी लो, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की डायमेंशन भी क्या है? लेंथ, और इसकी भी लेंथ, तो लेंथ बटे लेंथ कट गया 0। समझ रहे हो? ये पूछता है आपसे, लिखो डायमेंशन लेस, इसे अलग से याद करो। डायमेंशन लेस, कोई भी विमा नहीं होती इसकी। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कोई भी रेशियो जब आएगा, अनुपात आएगा, जैसे में रेशियो था, जब कोई भी रेशियो आएगा उसकी कोई भी हमेशा डायमेंशन नहीं होगी।
किसी भी अनुपात या रेशियो की डायमेंशन कुछ भी नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है बस, समझ गए। ये तो मैंने आपको बताई है भी कि ये बेसिक डायमेंशन है जो आपको आनी चाहिए। इसके बेस पे आपको और डायमेंशन जो होती है डायमेंशन वो बनानी होती है। तो ये 8 जितनी थी 9 10 जो भी हैं ये आपको आनी चाहिए बिल्कुल। क्लियर? आगे बढ़ूँ? चलो अब उस क्वेश्चन को पहले किसको आता है क्वेश्चन, जरा हाथ ऊपर करो। 1, वेरी गुड। और किसे? 2। और कोई? क्वेश्चन ये था अगर रेडियस आर है, सेमी सर्किल है ये, तो बताइए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज द डिस्टेंस। मुझे मान चाहिए, तो पहले आप बताइए। 1 मिनट बेटा। डिस्प्लेसमेंट कोई और मत बोलो भाई, मैं फिर भगा दूंगा उसे जो बोलेगा। आप हाथ जिसको आता है हाथ ऊपर करो। डिस्प्लेसमेंट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर नहीं है। डिस्टेंस बताओ। हाँ एक चीज़ तो सही बोली इसने, डिस्टेंस तो ठीक बोला। ये तुमने बोली है पाई आर, सही है, सही आंसर है। क्या नाम है तो? कृष्णा, वेरी गुड। तो मॉनिटर भी है, बैठ जा। और डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा? 1 2 बताओ। 0। अरे नहीं यार, ए से बी तक 0 तो हो ही नहीं सकता। बताओ। 2r, बिल्कुल सही। ये है, ठीक है, वेरी गुड बेटा। बेटा ये है इसका आंसर। तो आसान है, इसमें क्या है? यहाँ देखो, ये रेडियस r है तो ये भी तो रेडियस ही है। r और r कितना हो गया? 2r। a से b की दूरी 2r। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, मिनिमम डिस्टेंस। और डिस्टेंस कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक चल रहा है जो, एक पूरे चक्कर में चलता तो होता 2 पाई r। आधा चक्कर है तो बटे 2 हो जाएगा। अगर पूरा सर्किल मारा होता तो कितना चलता है? 2 पाई r होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि 2 पाई r, आधा है तो पाई r। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे, ये आपको आना चाहिए, इसीलिए मुझे ध्यान आया तो मैंने करवा दिया आपको। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। ये क्लियर? चलिए स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मेजरमेंट एंड एरर्स। तो जो मेजरमेंट में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई अभी कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, और कैसे डायमेंशनल फार्मूले का यूज़ करके अलग अलग क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो या मात्रक भी निकाले जाते हैं। अगला टॉपिक आता है आपका, इसमें है एरर्स। अब एरर्स क्या हुआ, कोई बताना चाहेगा? पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा। व्हाट डू यू मीन बाई एरर्स? हिंदी में कहते हैं त्रुटि। त्रुटि से आप क्या समझते हैं? लिखो। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी लिख रहा हूं मैं, इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज कॉल्ड एरर्स। किसी भी मापन में जो क्या होता है, अनसर्टेनिटी आती है, मतलब कि क्या हो, इसे हिंदी में थोड़ा सा मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एरर। उसी को त्रुटि कहते हैं। यानी आपकी वास्तविक वैल्यू जो होती है उससे जितना मान आपका हट के आएगा, अलग मान आएगा, उसे बोलते हैं एरर। देखो होता क्या है, बड़े लेवल में कोई दिक्कत नहीं होती। माना कि मैंने आपको कहा इस बोर्ड के नाप के दिखाई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है बेटा, बेसिक समझा रहा हूँ मैं आपको। तो सभी ने इसे नाप लोगे, लगभग सारे के सारे क्या करोगे, इसको नाप लोगे, फीटा लोगे और उससे नाप लोगे, ठीक है बेटा। माना कि इस बोर्ड की लंबाई मैं सेंटीमीटर में बता रहा हूँ, लेफ्ट, माना कि इसकी होगी 90 सेंटीमीटर है, माना, मैं ज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। आपका मान 90 है तो ठीक है, आपका मान 91 आ गया तो क्या हो गया, इसमें एरर आ गया आपका। इसी को कहते हैं एरर। अनसर्टेनिटी हो गई ना आपकी, एरर। देखो बड़े लेवल पे एरर कभी नहीं आते, एरर आते हैं जब आप छोटी चीज़ को नापते हो। इसको नापने में मुझे लगता नहीं कि अगर मैं 10 लोगों को ये दूंगा नापने को तो मुझे लगता है 10 में से 10 के 10 सही नाप लेंगे। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, मैंने अपना एक बाल तोड़ के दिया और कहा कि इस बाल की मोटाई निकालो, डायमीटर निकालो, डायमीटर ऑफ माई हेयर, उसमें क्या हो जाएगा,
10 को अगर मैं दूंगा तो सबके मान लगभग अलग अलग आएंगे, क्योंकि वो मान किस में होगा, मिलीमीटर के भी 100 हिस्से तक जाएगा आपका। उसका मान लगभग कितना होगा, 0.00, किसी का आएगा 32 mm, किसी का आएगा 0.033 mm या 00, है ना। ऐसे मान आएंगे, समझ में आ रहा है ना। तो जब किसी चीज़ को बहुत बारीक लेवल पे जाते हैं हम लोग, स्मॉल वैल्यू में जाते हैं, तो एरर की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। आपके सिलेबस में 3 इंस्ट्रूमेंट है, एक है वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज है, तीसरा स्पेरोमीटर है। तो उन सब छोटी छोटी चीज़ों को नापोगे, तो जब उनका आप नापोगे तो आप देखोगे एरर्स वहाँ पे आएंगे। सभी के आते हैं एरर्स, जब कोई छोटी चीज़ नापेंगे तो एरर्स आते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। अब एक टॉपिक आ जाओ, इसको शुरू करने से पहले एक छोटा टॉपिक और देखो लीस्ट काउंट। इसे हिंदी में कहते हैं अल्पतमांक। लीस्ट काउंट, अल्पतमांक। लिखो, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, या विच कैन बी मेजर्ड बाय ए इंस्ट्रूमेंट। मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। Minimum value which can be measured by an instrument is called least count. Minimum value. किसी भी उपकरण द्वारा मापा जाने वाला सबसे छोटा मान, that is called least count, अल्पतमांक। किसी का फिट है क्या, स्केल है किसी के पास है तो दिखा दो बस। वैसे आपने देखा होगा, मैं सिर्फ एक एग्जिस्ट के लिए बता रहा हूँ आपको बस। वेरी गुड। देखो बेटा, ये स्केल है, इसमें अगर मैं बोलूँ इसका लीस्ट काउंट बताओ, स्केल का क्या होगा। लीस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या नाप सकता है। तो इसमें आप खानों में जाओगे, देखिए ये बड़े वाले खाने इंचेस के हैं, इधर आओगे जो सेंटीमीटर है, और अगर आप ध्यान दोगे तो 1 सेंटीमीटर में 10 और छोटे खाने दिए होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मिलीमीटर। ठीक है बेटा, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या नाप सकता है ये, मिलीमीटर या 1 mm। तो लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्केल इज 1 mm। देखो, है ना। जैसे कि एक सिंपल स्केल जो होता है उसका कितना होता है लीस्ट काउंट, 1 mm। वर्नियर कैलिपर्स की बात करूं मैं, वर्नियर कैलिपर्स वैसे कल कुछ बच्चे आए थे, मैंने दिखाया था उनको, एक बार दिखा दिया था क्या होता है। उसमें क्या था आपका, एक तो सिंपल स्केल था और एक दूसरा स्केल भी होता चलता है जो आपका वर्नियर स्केल बोलते हैं। उसमें 10 खाने और बने होते हैं, यानी कि उन सेकेंडरी स्केल में जो 10 आपके सेक्शन बने हैं उससे हम लोग मिलीमीटर के 10th हिस्से तक नाप सकते हैं। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल हो जाएगा 1/10 mm। बहुत ईजी है। दूसरे स्केल में 10 खाने बने हैं ना, 1/10, यानी कि बिल्कुल सही 0.1 mm। इसी प्रकार से स्क्रू गेज होता है, उसमें गोल गोल घुमाने का होता है, उसमें सेकेंडरी स्केल में या सर्कुलर स्केल में 100 खाने बने होते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग इस स्क्रू गेज में 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से तक नाप सकते हैं। लीस्ट काउंट होगा 1/100 mm, यानी कि 0.01 mm। इसे लिख लीजिए, आगे काम आएगा। तो प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, मैं आज कराने वाला था, थोड़ी संख्या ज़्यादा हो गई इसलिए नहीं करा पाया। तो स्क्रू गेज से आप नाप सकते हो, देखो मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, मिलीमीटर देखना कितना छोटा होता है। जब 100 हिस्से को नापना शुरू करोगे तो एरर्स आने की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। बस आगे बढ़े, चलो अब एक समझ लो इसे। अब जब हम एरर को पढ़ेंगे तो 2 टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, एक तो होता है एरर के टाइप्स ऑफ एरर, यानी इसमें बताएंगे कि एरर किस टाइप के, सिस्टमेटिक एरर है, पर्सनल एरर है, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ये सब पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर, यानी कि एरर को कैलकुलेट कैसे किया जाए। उसमें पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो 2 अलग अलग चीज़ें हैं ये, एक तो टाइप्स ऑफ एरर है और एक एरर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो सिलेबस में तो दोनों ही हैं वैसे, पर जो पूछेगा आपसे वो पूछेगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो पहले टाइप समझ लीजिए, फिर हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, है ना। तो आ जाओ एरर्स के टाइप्स, और एक टेबल की मदद से हम लोग पूरा ही समझ लेते हैं। आइए, सबसे पहला टाइप है सिस्टमेटिक, दूसरा होता है आपका
रैंडम, और तीसरा वाला होता है आपका ये होता है आपका कांस्टेंट। बिल्कुल सही, कांस्टेंट एरर। ये सिर्फ मैं समझाऊंगा आपको, इसमें लिखवाने वाला काम नहीं आता। तो इसमें फिर इसके फर्दर 3 पार्ट हैं, सिर्फ पार्ट लिख लो, आप टेबल बना लो, बाकी तो हो ही जाएगा, है ना। पहला है इसमें इंस्ट्रूमेंटल, उसके बाद अगला है आपका ये आएगा मैनुअल, लिख लो, और तीसरा आएगा एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। लिखो, ये टेबल बनाइए बेटा आप पहले। 3 टाइप के एरर, पहला सिस्टमेटिक, जो ही इंपॉर्टेंट है उसी को पढ़ना है ठीक से, दूसरा रैंडम, तीसरा कांस्टेंट। सिस्टमेटिक के फर्दर 3 पार्ट, इंस्ट्रूमेंटल, मैनुअल या एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज या एक्सटर्नल रीजन। इसे बना लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ एक के बाद एक इसे। हालांकि पूछा ये नहीं जाएगा, पूछा दूसरा वाला जाएगा, इंपॉर्टेंट दूसरा वाला है, ये समझने के लिए। करें स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करो आप। देखिए एरर, सिस्टमेटिक का मतलब होता है क्रमागत। सिस्टमेटिक का मतलब जो एरर एक ही डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि मैं कोई रीडिंग ले रहा हूँ और वास्तविक रीडिंग से उसका मान माना कि 2 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, तो वो क्या है, पॉजिटिव एरर हो गया, पॉजिटिव वे में चल रहा है की ओर। किसी का 2 ज़्यादा आ रहा है, किसी का 3, किसी का 4 ज़्यादा आ रहा है, मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कम नहीं आ रहा है, क्रम का ध्यान है। या फिर अगर कम आ रहा है तो कम ही आता रहेगा, तो इसे बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है बेटा, जिसमें क्रम का ध्यान होता है। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो पॉजिटिव चलेगा, नेगेटिव में चल रहा है तो नेगेटिव में चलेगा। फर्दर 3 पार्ट, अब ये किन 3 कारणों से हो सकता है। पहली बात इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंट ही खराब है। मैंने वर्नियर कैलिपर से लिया और उससे मैं नाप रहा हूँ कोई चीज़, वर्नियर कैलिपर्स में खराबी है जिस कारण से वह रीडिंग से 0.5 चीज़ ज़्यादा नाप रहा है, इंस्ट्रूमेंटल में एरर है। इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, मैं नापूंगा क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आ जाओ मैनुअल एरर। मैनुअल का मतलब जो नापने वाला आदमी है। अब मान लो मैंने सिखाई तकनीक आपको, मैंने सिखाया कि बेटा इसको ऐसे यूज़ करते हैं और ऐसे नापा जाता है। अब नापने वाले गलत नाप रहा है, वो टेक्निक सही फॉलो नहीं कर रहा है, मैनुअल एरर। यानी कि जो इंसान यूज़ कर रहा है वो गलत यूज़ कर रहा है। गाड़ी चलाते हो ना आप लोग, कोई सिखाता है तो कोई गलत गाड़ी सीख ही नहीं पाता गाड़ी चलाना, कुछ वैसा ही। तो इंस्ट्रूमेंट को चलाना भी एक कला है, मैनुअल एरर। ठीक है, पर्सन या पर्सनल एरर भी कहेंगे इसे। किसी बुक में पर्सनल एरर दिखेगा तो पर्सन जो एरर कर रहा है। अगला एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। इंस्ट्रूमेंट भी सही है, आप भी सही काम कर रहे हो, लेकिन होता क्या है, मान आप ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल कर रहे हो, कोई प्रकाश का प्रैक्टिकल कर रहे हो, अचानक बादल आ गए। आपको करना था ऑप्टिक्स का प्रैक्टिकल, बादल आने से क्या होगा, लाइट सही मात्रा में नहीं आएगी, तो रीडिंग भी अभी क्या होगी, सही नहीं आएगी। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, यही तो एक्सटर्नल कॉज है आपका। मौसम ही सही नहीं है तो क्या नापेंगे आप लोग, है कि नहीं है। आप हवा को नापना चाहते हैं कि भाई कितनी हवा चलती है इस जगह पे, अचानक तूफान आ गया, तो तूफान जो है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो सही रीडिंग नहीं आएगी, क्योंकि नॉर्मल वे में जब नॉर्मल डेज होते हैं इतनी हवा नहीं चलती। तो एक्सटर्नल कॉज से भी कई बार क्या होता है, रीडिंग डिफरेंट आती है, दैट इज कॉल्ड एरर। सिस्टमेटिक समझ गए। रैंडम आ जाओ। रैंडम का मतलब सब कुछ सही है अभी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट भी सही काम कर रहा है, इंसान भी सही काम कर रहा है और मौसम भी सही है, सब कुछ ठीक है, फिजिकल कंडीशन भी ठीक है, उसके बाद भी कोई ना कोई गलती हो रही है, रैंडम एरर। रैंडम का मतलब हमें भी नहीं पता क्यों एरर हो गया, पर एरर हो गया। रैंडम नहीं बोलते रैंडमली हो गया यार, नहीं बोलते सचिन भी 0 पे आउट हो गया, पर हो गया, कोई भी हो जाता है, तो वही चीज़ है बस, है ना। तो उसके बाद भी अगर एरर आ रहा है तो रैंडम एरर है, ठीक है, हो गया बस, एरर हो गई, गलती पता नहीं क्यों। लास्ट वन इज कांस्टेंट एरर। कांस्टेंट एरर का मतलब जब एरर का मान एकदम फिक्स हो, एरर है और फिक्स एरर है एकदम। फिक्स का मतलब है माना कोई रीडिंग है आपकी 0.0038, ये सही वैल्यू है उसकी माना, और किसी की रीडिंग आ रही है बार बार 0.0039, दूसरे ने नापा उसकी भी वही, तीसरे ने नापा उसकी भी वही, यानी कांस्टेंट एरर, बिल्कुल एक फिक्स एरर तो आ रहा है, लेकिन सबका कांस्टेंट ही एरर आ रहा है, कांस्टेंट एरर। जबकि एरर की वैल्यू क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, समझे। तो ये जो चीज़ है टोटल, दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ एरर। अगला हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ एरर।